That means what are the limitations? Okay. That means ये जो है force, it is strictly applicable for the point charges. Point charge क्या है? The charge having very small magnitude, small dimensions as compared to the distance at which creates the electric field. Okay, it creates the, it exerts the force of attraction or repulsion upon other charge. That means जिते दूर पर्यंत सी कौन कर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन करिवो सेते दूर पर्यंत से डिस्टेंस ता निजर डायमेंशन तारु शेप एंड साइज तारु रेडियस डायमीटर तारु यथेष्ट अधिक थाए से भलिया चार्ज को ट्रीट करा जाए पॉइंट चार्ज बोली दे आर ट्रीटेड एज द पॉइंट चार्ज. दैट मींस दिस लॉ इज स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल फॉर द पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट charge point charges. और second point is strictly applicable for the charges at rest. रेस्ट होने से ये होगा, मोशन करने से उसका लॉस मॉडिफिकेशन होगा, कुछ चेंज होने से वो सेटिस्फाई करेगा, नहीं तो नहीं करेगा. और थर्ड पॉइंट में ये क्या है, इट होल्ड्स गुड सेटिस्फाई ओबे फॉर लार्ज डिस्टेंसेस मतलब मैक्रोस्कोपिक डिस्टेंस अप टू 10 to the power 18 मीटर प्लस 18 मीटर एंड वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस दैट मीन्स माइक्रोस्कोपिक डिस्टेंस up to 10 to the power minus 15 मीटर which is the size of the nucleus. उसका नीचे और काम नहीं करेगा. That means जब limitation आएगा, write the limitations of Coulomb's law. The answer will be it is strictly applicable for the point charges. It is strictly applicable for the charges at rest, and it holds good for large distances. That means macroscopic distances and very small distances. Microscopic distances up to 10 to the power minus 15 मीटर. ओके, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ उसका पास में कोई दूसरा चार्ज देने से. जैसे कि तुम लोग का यहाँ पर दो चार्ज है Q1 Q2 है, यहाँ पर एक चार्ज है एक पर चार्ज है, दोनों का बीच में डिस्टेंस है r. जो फोर्स हो रहा है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ एसआई सिस्टम एयर मीडियम में 4/ε0 Q1 Q2 by r² हो रहा है. उसका प्लेस में यहाँ पर Q3 प्लेस कर दिए, यहाँ पर Q4 प्लेस कर दिए, यहाँ पर Q5 प्लेस कर दिए. ये फोर्स का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ चार्जेस नियर इट नियर द टू चार्जेस. उसका पास में जो चार्ज होने से डिफरेंट चार्ज डिफरेंट मैग्नीट्यूड डिफरेंट नेचर होने से वो फोर्स का कुछ वैल्यू इफेक्ट नहीं होगा, कुछ वैल्यू चेंज नहीं होगा, इंडिपेंडेंट है. ओके, उसका बाद क्या है ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स किसका ऊपर डिपेंड करता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस ऊपर डिपेंड करता है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऊपर डिपेंड करता है, और नेचर ऑफ द मीडियम ऊपर डिपेंड करता है. नेचर ऑफ द मीडियम मींस μ r, दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव परमिटिविटी और दैट इज कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. द रिलेटिव परमिटिविटी का साथ उसका रिलेशन क्या है, नीचे जब अदर मीडियम हो जाएगा F is equal to 1/4πε0 एप्सिलॉन r था Q1 Q2 by r². अदर मीडियम के लिए तो एप्सिलॉन r दैट मींस F इनवर्सली एप्सिलॉन r रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. दैट मींस एयर में सबसे ज्यादा फोर्स होता है अदर मीडियम में, क्योंकि एप्सिलॉन r एयर में 1 होता है, बाकी अदर मीडियम में ग्रेटर देन 1 है, सो देयरफॉर फोर्स डिक्रीज होगा, कम हो जाएगा. तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिपेंड्स अपॉन किसका पर डिपेंड कर रहा है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम एंड नेचर ऑफ द मीडियम. नेचर ऑफ द मीडियम के ऊपर डिपेंड कर रहा है. ओके, इट इज अट्रैक्टिव हो रहा है. कब अट्रैक्टिव होगा, इट इज अट्रैक्टिव फॉर डिसिमिलर चार्जेस एंड रिपल्सिव फॉर सिमिलर चार्जेस. और क्या है ना, इट obeys the inverse square law of distance. It obeys the inverse square law of distance. That means एक फोर्स का फॉर्मूला में क्या था, F inversely proportional to the square of the distance between the two point charges. ये ओबे कर रहा है inverse square law of distance. It is due to mutual interaction. It is due to mutual interaction. म्यूचुअल इंटरेक्शन मीन्स अभी क्या बताया था, दैट मीन्स फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इज इक्वल एंड अपोजिट टू द फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 ड्यू टू Q1. मैग्नीट्यूड सेम होगा, इक्वल मीन्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट मीन्स अपोजिट इन डायरेक्शन.
equal in magnitude, opposite in direction, so therefore they are called the mutual due to mutual interaction. Mutual interaction होता है, ओके और उसका डायरेक्शन डिपेंड अपॉन द रिलेटिव ओरिएंटेशन, डिपेंड अपॉन द रिलेटिव ओरिएंटेशन। दैट मींस ये q1 q2 लेस देन 1 एन से लेस देन 0 एन से वो क्या आ रहा है ना अट्रैक्टिव हो रहा है, कैसे आ रहा है। तो उसके बाद जब q1 q2 ग्रेटर देन 0 आ रहा है, सो दैट मींस वो रिपल्सिव हो रहा है, उधर जा रहा है, तो उसका डायरेक्शन डिपेंड कर रिलेटिव ओरिएंटेशन के साथ डिपेंड करेगा। तो कैसे जा रहा है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, नेचर क्या है उसका ऊपर डिपेंड करेगा। और क्या है, इट इज ए सेंट्रल फोर्स। दैट मींस सेंट्रल फोर्स मींस ये जो है ये q1 ये q2 है, ओके। तो ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है हमेशा वो लाइन एक्ट कर रहा है, ऐसे एक्ट कर रहा है, नहीं तो ऐसे एक्ट कर रहा है। दैट मींस इट एक्ट्स along a line joining the center of two charges. It acts along a line joining the center of the two charges. This is called the central force. Coulomb's law of the Coulomb's law is a central force. ऐसे क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आता है, each Coulomb's force is a central force. Yes, it is a central force because it acts along a line joining the center of the two charges. तो जो भी सेंट्रल फोर्स होगा all are conservative in nature, all are conservative in nature. So Coulomb's force is a conservative force, is a conservative force. That means work done by this force, इसके लिए फोर्स के लिए जो वर्क हो रहा है, वर्कमैन फॉर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो इसके लिए जो वर्क हो रहा है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलो। तो पाथ का साथ कुछ रिलेशन नहीं है, तो ए टू बी एन ए से बी टू एन ए तो सेम होगा ना, तो उसका पाथ का साथ कुछ रिलेशन नहीं है। सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड द कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स मींस द वर्क डन बाय दिस फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलो। ऑल सेंट्रल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, कूलम्ब्स इलेक्ट्रोस्टैटिक में है, मैग्नेटोस्टैटिक्स में है, ऑल आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, ओके। तो उसका बाद है यूनिट ऑफ चार्ज, उसका बाद है यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। तो इन एसआई सिस्टम में वो होता है कूलम होता है, कूलम। इन एसआई सिस्टम में कूलम होता है, ओके। तो यहाँ पर जो इफ q1 इक्वल टू q2 इक्वल टू q, और एसआई सिस्टम में डिस्टेंस हो जाएगा 1 मीटर, डिस्टेंस है 1 मीटर, एंड f इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन होगा, एंड f इक्वल टू, अभी जो फॉर्मूला एसआई सिस्टम एयर मीडियम में जो बताया था, तो क्या है 9 × 10⁹ q1 q2 बाय r²। इसमें वैल्यू पुट करने से तो क्या होगा, ये हो गया 9 × 10⁹, उसका वैल्यू हो गया 9 × 10⁹, उधर है ये q × q² बाई 1 हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, तो q² इक्वल टू 1, और दिस इंप्लाइज दैट q इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 कूलम। दैट मींस ये कंडीशन में दिस इज कॉल्ड द 1 कूलम, ये 1 कूलम होता है। तो किसका यूनिट है ना, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हाट इज 1 कूलम ना, 1 कूलम इज दैट चार्ज which placed in air at a distance of 1 meter, at a distance of 1 meter from an equal and similar charge, magnitude same है, similar nature है, from an equal and similar charge repels it with a force of 9 × 10⁹ न्यूटन। जब क्या होगा, तो इक्वल और सिमिलर चार्ज होगा, उसका बीच में डिस्टेंस 1 मीटर होगा इन एयर मीडियम में, और वो रिपल्सन करेंगे, फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्सर्ट करेंगे 9 × 10⁹ न्यूटन, 9 × 10⁹ न्यूटन। एट दैट टाइम द यूनिट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड द 1 कूलम। यूनिट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड द 1 कूलम। तो ये सीजीएस सिस्टम है, ये सीजीएस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो ऐसा सिस्टम में सब यूनिट में न्यूमेरिकल आता है, और सीजीएस सिस्टम ये क्या होता है ना, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, वन इज ESU, अनदर इज ENU। ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक
मैग्नेटिक यूनिट। ओके, तो इसमें जो प्रीफिक्स आता है स्टार्ट, ये प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स स्टार्ट होता है, उसका प्रीफिक्स होता है आप, होता है आप। जैसे कि तुम लोग का एसआई सिस्टम में क्या होगा, तो एसआई सिस्टम में कूलम हुआ तो उसका यूनिट, तो व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ इन ईएसयू में, उसका क्या हो जाएगा, इन यूएसयू में कूलम हो जाएगा। ईएसयू यूनिट ऑफ चार्ज इज स्टार्ट कूलम। सिमिलरली ईएमयू यूनिट ऑफ चार्ज इज क्या है ना, आप कूलम हो जाएगा, आप कूलम हो जाएगा। ओके, ये आप कूलम हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टार्ट कूलम और आप कूलम, वो दोनों का बीच में क्या रिलेशन है, हाउ दे आर रिलेटेड। स्टार्ट कूलम इज द सीजीएस सिस्टम यूएस में यूनिट है, और कूलम स्टार्ट कूलम और कूलम, कूलम का रिलेशन बिटवीन कूलम करेंगे, रिलेशन बिटवीन वन कूलम एंड वन स्टार्ट कूलम। ये एसआई यूनिट है और ये सीजीएस का ईएस है, तो दोनों का बीच में रिलेशन क्या है ना। यहाँ पर दो चार्ज है, चार्ज जो है जो इक्वल चार्ज, सिमिलर चार्ज Q1 is equal to Q2 is equal to 1 coulomb and R is equal to 1 meter are placed in air, are placed in air, air में है, are placed in air, दोनों कहाँ पर है ना, एयर में। ओके, तो एयर में रहने से तो हम लोग क्या करेंगे, उसका फोर्स निकालेंगे एसआई सिस्टम में। इन एसआई कलेक्ट स्टार्टिंग में ले जाएंगे 1 कूलम इज इक्वल टू x स्टार्ट कूलम, ठीक है, ये स्टार्टिंग में ले जाएंगे। अब इन एसआई सिस्टम में, इन एसआई सिस्टम में क्या हो जाएगा, एसआई सिस्टम में एक इज इक्वल टू बताया था 9 × 10⁹, ये Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, तो ये 9 × 10⁹, Q1 1 कूलम, 1 कूलम into 1 कूलम बाई 1 मीटर स्क्वायर, ये हो गया 9 × 10⁹ न्यूटन, तो ये न्यूटन हो जाएगा। बट इन सीजीएस सिस्टम ईएसयू में क्या होगा, F इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई एयर मीडियम के लिए r स्क्वायर था, तो Q1 Q2 1 कूलम रहने से यहाँ पर क्या है ना, 1 कूलम इक्वल टू x स्टार्ट कूलम, 1 कूलम इक्वल टू x स्टार्ट कूलम, सो ये हो जाएगा x स्टार्ट कूलम इनटू x स्टार्ट कूलम, x स्क्वायर स्टार्ट कूलम का स्क्वायर। ओके, और डिवाइडेड बाय ये हो गया, ये 1 मीटर, यहाँ पर 1 मीटर है तो 1 मीटर इज इक्वल 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर 10⁻² का स्क्वायर 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x² बाई 10⁴ डाइन हो गया, क्योंकि सीजीएस सिस्टम है डाइन। बट यहाँ पर न्यूटन है, एसआई सिस्टम में न्यूटन है, उधर सीजीएस सिस्टम में डाइन है, तो दोनों को कंपेयर कर देंगे। कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे, डाइन को कन्वर्ट कर देंगे न्यूटन में। वी नो दैट 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन, और दिस इंप्लाइज दैट 1 डाइन इक्वल टू 10⁻⁻5 न्यूटन, तभी क्या हो जाएगा ना, F इक्वल टू x² बाई 10⁴, ये हो गया, डाइन को न्यूटन में कन्वर्ट करने से 1 बाई 10⁵, ये न्यूटन हो गया, और x² बाई 10⁹ न्यूटन। ओके, ये इक्वेशन 2 हो गई। तो इक्वेशन 1 में ये भी फोर्स का वैल्यू, इक्वेशन 2 में दोनों फोर्स है, लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम है और राइट हैंड साइड भी इक्वल। कंपेयर करने से कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को हम लोग जब कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने से क्या हो गया ना, यहाँ पर x² 10⁹ इक्वल टू उधर 9 × 10⁹, तो दिस इंप्लाइज दैट x² इज इक्वल क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 9 × 10⁻18, और दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 9 × 10⁻18 का रूट, तो ये हो गया 3 × 10⁹, तो x का वैल्यू क्या हुआ ना 3 × 10⁹। सो दैटफॉर जो रिलेशन लिए थे, लेट 1 कूलम इज इक्वल टू x स्टार्ट कूलम, यहाँ पुट कर देने से तो 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टार्ट कूलम, 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टार्ट कूलम।
This is the relation between 1 coulomb and 1 start coulomb. Similarly, 1 coulomb equal to 1 by 10 half coulomb होता है. 1 coulomb equal to 1 by 10 half coulomb. तो ये था तुम्हारा क्या था ना, यूनिट ऑफ चार्ज था. इसमें कूलम अब कूलम का स्टार्ट कूलम का रिलेशन हो गया. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बाय रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम? तो हम लोग इनिशियली जो बताया था, इनिशियली क्या था ना, एप्सिलॉन is equal to epsilon naught into epsilon r. So this implies that epsilon r is equal to epsilon by epsilon naught. अभी क्या करेंगे ना, रिलेटिव permittivity of the medium or dielectric constant of the medium, dielectric constant of the medium. तो उसका सिंबल क्या होता है? एप्सिलॉन आर और के होता है के. तो यहाँ से ये जो जनरल फॉर्मूला था, तो इसमें क्या हो जाएगा डेफिनेशन? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी इन फ्री स्पेस और टू द परमिटिविटी इन वैक्यूम और एयर. ओके, तो उसको ये जनरल फॉर्मूला है. बट हम लोग क्या करेंगे, अभी टू चार्ज है, देयर आर टू चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस r, सेपरेटेड बाय ए, दोनों सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस r, दोनों का बीच में डिस्टेंस r है. तो इन एसआई सिस्टम में क्या हो जाएगा ना, एयर मीडियम के लिए एफ है. एसआई सिस्टम में एयर मीडियम के लिए क्या होगा ना, 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by r square. और जब दोनों अदर मीडियम में रखेंगे, एयर में रखेंगे, अदर मीडियम में होगा, दैट मीन्स एक्सेप्ट एयर होगा, तभी क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला में मॉडिफिकेशन होगा, ये फॉर्मूला जो चेंज हो जाएगा, दैट मीन्स 1 by 4 pi epsilon naught epsilon r आ जाएगा Q1 Q2 by r square. तो दोनों को डिवाइड करने से क्या मिलेगा? दोनों को डिवाइड करने से FA by FM डिवाइड करने से क्या आएगा, एप्सिलॉन r. तो FA क्या है? FA is the force between two charges Q1 and Q2 are separated by a certain distance r in air. और FM is the force between two same charges separated by same distance in a medium. जब मीडियम होगा FM होगा, एयर रहने से FA होगा. ये कौन सा एसआई सिस्टम में था. सिमिलरली सीजीएस सिस्टम आने से, और सीजीएस सिस्टम के लिए क्या करेंगे, सीजीएस सिस्टम सेम चार्ज है, तो यार में उसका वैल्यू क्या था, Q1 Q2 by r square. और मीडियम में उसका वैल्यू क्या है ना, 1 by k Q1 Q2 by r square. सो उसको डिवाइड करने से FA by FM क्या हो गया ना, k हो गया. FA by FM क्या हो गया ना, k हो गया. ये हो गया इक्वेशन नंबर 2. ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने से, when two equations are compared with each other, equating with each other, तो क्या होगा ना, k is equal to epsilon r equal to FA by FM. So dielectric constant is also known as the relative permittivity of the medium. उसका डेफिनेशन क्या है? कोई एक मार्क का क्वेश्चन आता है, इसे डिफाइन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ फोर्स. जब फोर्स दिया जाएगा, तुम लोग को उधर जो डेफिनेशन है एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन लिखने से कोई मार्क नहीं देना. इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन two charges separated by certain distance in air or vacuum to the force of same two charges separated by same distance in that medium. जो मीडियम में हम लोग
क्या करना है, निकालना है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओ मीडियम में फोर्स निकाल देंगे, एयर में फोर्स निकाल देंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगा उसका F/F करने से वो मिलेगा K, दैट इज कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इट हैज नो यूनिट, उसका कुछ यूनिट नहीं था, पहले से बताया था, क्योंकि ये प्योर रेशियो है, फोर्स बाय फोर्स। फोर्स मींस न्यूटन, वो एयर मीडियम में जो मीडियम है से फोर्स इज ऑलवेज मेजर्ड न्यूटन, न्यूटन बाय न्यूटन, नो यूनिट। सो देयरफॉर it has no unit, उसका कुछ यूनिट नहीं है, बिकॉज इट इज ए प्योर रेशियो। प्योर रेशियो मींस फोर्स बाय फोर्स हो रहा है। ओके, तो उसका बाद हम लोग कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन सिमिलर और डिसिमिलरिटी, कंपैरिजन बिटवीन द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये दोनों का बीच में क्या रिलेशन है, हाउ दे आर रिलेटेड। कंपैरिजन बिटवीन electrostatic force and gravitational force, electrostatic force and gravitational force, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का बीच में क्या रिलेशन है, क्या कंपैरिजन है। दैट मींस इसमें तो फर्स्ट सिमिलरिटी क्या है, उसके बाद डिसिमिलरिटी है। फर्स्ट सिमिलरिटी, बोथ ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ डिस्टेंस। इसमें इसे था F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, और F G ग्रेविटेशनल फोर्स में G M1 M2 बाई R स्क्वायर था। दैट मींस F G इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर और F इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो दोनों बोथ ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ डिस्टेंस और बोथ आर सेंट्रल फोर्सेस, बोथ आर सेंट्रल फोर्सेस। दैट मींस ये जो फोर्स है यहाँ पर ऐसे ये Q1 Q2 यानी से ये फोर्स आगे पर सेम यानी से उधर जाएगा ये, और यहाँ पर M1 M2 था, M1 M2, ये M1 M2, तो ये जो लाइन है इसमें आ रहा था फोर्स, ये दे रहा था फोर्स, ये दे रहा था फोर्स, अट्रैक्शन हो रहा था। So that means both are central forces because that is the force acting along the line joining the center of the two charges or joining the center of the two masses or two bodies. अब both are conservative forces, अभी बताया था जो भी central force होगा all are conservative forces होगा, और both are operated in vacuum, दोनों vacuum में काम करेगा। Gravitational force और electrostatic force both are operated in vacuum। ये है सिमिलरिटी, बोथ ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ डिस्टेंस, दैट मींस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। बोथ आर सेंट्रल फोर्सेस, बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड बोथ आर ऑपरेटेड इन वैक्यूम। दीज आर द सिमिलरिटी, दोनों का बीच में क्या सिमिलरिटीज है। और डिसिमिलरिटी में क्या है ना, ये जो है ये ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। Which force is always attractive in nature? Gravitational force is always attractive in nature, while electrostatic force may be attractive or repulsive depending upon the nature of the charges. जब दोनों चार्ज सिमिलर होगा, नेचर ऑफ द फोर्स रिपल्सिव होगा, और दोनों चार्ज डिसिमिलर रहने से नेचर ऑफ द फोर्स होगा अट्रैक्टिव। और क्या है ना, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द मीडियम। नेचर ऑफ द मीडियम के साथ कुछ रिलेशन नहीं, नेचर ऑफ द मीडियम के साथ कुछ रिलेशन नहीं, इट एवरीवेयर एवरी मीडियम कांस्टेंट। सो देयरफॉर कैपिटल जी जो है यहाँ पर कैपिटल जी, दैट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन मींस उसका वैल्यू हर जगह में हर प्लेस में उसका वैल्यू सेम होता है। So what is that value? Now that is equal to G is equal to 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square by kg square। ऐसे था। ओके, और क्या था ये, और क्या है, और क्या है, that means ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा ग्रेटर होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा क्या होता है, ग्रेटर होता है। जैसे कि हम लोग क्या लेंगे ना, एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल क्या है, इलेक्ट्रॉन, जब दो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन यहाँ पर Q1
equal to Q2 equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. दो इलेक्ट्रॉन्स आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, लेट डिस्टेंस बिटवीन देम इज r। कभी इसमें फोर्स निकालेंगे, कौन सा फोर्स ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है ना, F is equal to 9 into 10 to the power 9 Q1 Q2 by r square। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो उसका वैल्यू पुट कर देने से ये 9 into 10 to the power 9, उसका वैल्यू है 1.6 into 10 to the power माइनस, दोनों का सेम है, होल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। सिमिलरली सेम डिस्टेंस में रखेंगे, दोनों का डिस्टेंस दो मास, तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या है ना, m1 equal to m2 equal to 9.1 into 10 to the power minus 31 kg। तभी Fg ग्रेविटेशन फोर्स क्या हो जाएगा ना, 9 into सॉरी ये g कैपिटल G m1 m2 by r स्क्वायर हो जाएगा। कैपिटल G का वैल्यू क्या है ना 6.67 into 10 to the power minus 11। ये दोनों का मास सेम है, दोनों का मास सेम है, तो क्या हो जाएगा ना into 9.1 into 10 to the power minus 31 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये दोनों को डिवाइड करने से, ये दोनों को डिवाइड करने से क्या मिलेगा, Fv बाई Fg करने से, Fv बाई Fg करने से, ये Fv बाई Fg इसको डिवाइड करने से लास्ट में आएगा 4.2 into 10 to the power 42, 4.2 into 10 to the power 42। So therefore Fv is equal to 4.2 into 10 to the power 42 Fg। That means इतना टाइम ग्रेटर होगा। कब होगा ना, जब टू इलेक्ट्रॉन्स आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, टू इलेक्ट्रॉन्स आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। सिमिलरली जब दो प्रोटॉन होगा, व्हेन टू प्रोटॉन्स फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है से Fe is equal to इलेक्ट्रॉन फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए Fe is equal to क्या